हेलो दोस्तों, फिर से मैं एक बार हाजिर हूँ अगला पेपर लेके यूजीसी नेट का। और मैंने पूरी से पूरी कोशिश की है कि आप सब लोग इस बार आप सब लोगों का नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए और अवश्य ही हमारा प्रयास रंग लेकर आएगी। तो आज का प्रश्न पत्र है यूजीसी नेट दिसंबर 2012 प्रश्न पत्र सेकंड। तो जैसे कि आप जानते हैं इसमें 50 क्वेश्चन होता है और सब सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और सारे एमसीक्यूज होते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यस, सूची दूसरों को सुमेलित कीजिए। तो ए क्या कहता है, मध्य पाषाणी युगीन स्थल। लघु पाषाण उपकरण। तीसरा है आपका नियमित कृषि का आरंभ। चौथा है कैल्सेडोनी। तो हमें ये बताना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। पहले हम देखते हैं कि ये लंगनाज बागौर राजस्थान में है। बागौर से रिलेटेड क्वेश्चन पहले से आ चुका है। बीरभानपुर से रिलेटेड भी पहले से आ चुका है। तो इसलिए अगर हम कोई भी वर्ड आ रहा है उसको हम अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं उसके बारे में और ऑप्शंस को भी, तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएंगे और हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, मध्य पाषाण युगीन स्थल कौन सा है? बागर राजस्थान, जैसे कि हम पहले से भी पढ़ते आए हैं। लघु पाषाण उपकरण कहाँ से उपलब्ध हुए हैं? लंगनाज। फिर आता है आपका नियमित कृषि का आरंभ। नियमित कृषि का आरंभ ये हमें कहाँ से हुआ था? बीरभानपुर। फिर आता है कैल्सेडोनी, ये है चौपानी मांडो में। तो यस, अकॉर्डिंग टू दिस हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, निम्न स्थलों में से किस स्थल पर प्रस्तर उपकरण निर्माण का केंद्र पाया गया है? तो प्रस्तर उपकरण निर्माण का केंद्र कहाँ पे हुआ है? ईसामपुर में, राइट। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर आते हैं। तो अब आपने अगर ये क्वेश्चन देखा तो मेरे पिछले के 2 वीडियोस देखे होंगे तो आपको उसमें से जरूर याद आ रहा होगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2012, पेपर सेकंड में आया है। मुझे इतना ही याद रहता है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मुझे याद नहीं रहता है कि वैसे कौन से सन में आया था, कौन से पीरियड में आया था। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने पिछले 2 दिन पहले ही सॉल्व किया था, तो इसलिए मुझे ध्यान है। मैंने अभी से मुझे कोई ऐसे ध्यान है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन रिपीटेड होगा मैं वहाँ पे आपको जरूर बताऊंगी। तो उसमें ऑप्शन थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके हम उससे रिलेटेड हम सारी चीजें पढ़ेंगे तो हमारा डेफिनेटली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हम बताते हैं ऋग्वेद का किस संबंध है, इस ये किस उप शाखाएं एक्चुअली इसकी है। शाकल, ये तो सेम था वहां पे भी ऑप्शन। और उसके बाद यजुर्वेद का कौन सा है? काण्व। सामवेद का कौन सा है? राणायनी। अथर्ववेद का कौन सा है? पिप्पलाद। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस में बैठा है? 4 1 2 3, यस, ऑप्शन नंबर सी सही है। तब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे में, महाभारत में वर्णित स्थलों की पहचान कीजिए। तो ये कह रहे हैं कि महाभारत में जो वर्णित स्थल है, स्थलों की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल से की जाती है? उत्तरी कृष्ण मर्जित भांड, लाल एवं कृष्ण मर्जित भांड, चित्रित धूसर भांड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने मृद भांड पढ़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। हमेशा मृद भांड एक बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन उसको आप हमेशा पढ़िएगा। ये ऑलमोस्ट सभी पेपरों में मृद भांड से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो मैं हम बता दूं कि पुरातात्विक अध्ययन का जो वर्णमाला है, अल्फाबेट है, उसको मृद भांड को कहा जाता है। पुरातात्विक अध्ययन का अल्फाबेट यानी वर्णमाला मृद भांड को कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला किसे कहा जाता है? मृद भांड को। तो हम मृद भांड को 4 भागों में बांटा जाता है। तो अगर हम इसको ज़्यादा, जब मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको मैं डीपली समझाऊंगी, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि 4 कौन कौन से हैं। गौरिक मृद भांड, जो ये लाल रंग के होते हैं, इसको इंग्लिश में ओचरी कलर पोर्ट्रे कहा जाता है, OCP। कभी कभी ये नेट एग्जाम में इसके शॉर्ट फॉर्म में भी आता है, ये आ चुका है शॉर्ट फॉर्म में OCP करके। दूसरा आता है चित्रित धूसर मृद भांड, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पेंटेड ग्रे वेयर, PGW।
और तीसरा आता आपका चमकीला मृदभांड, इसको बोलते हैं नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड। ये है ये रासायन का प्रयोग होकर बना था। और चौथा है आपका कृष्ण लोहित मृदभांड यानी ब्लैक रैट वेयर। तो ज्यादा ध्यान नहीं रखना, इसको सिंपल इतना रखना, हड़प्पा काल में आपका गौरिक मृदभांड मिला था। वैदिक काल में आपका चित्रित धूसर मृदभांड मिला था। महाजनपद काल में उसके बाद मिला था चमकीला मृदभांड, सॉरी उत्तरी काले चमकीला मृदभांड मिला था। और जो चौथा है काले लाल मृदभांड या कृष्ण लोहित मृदभांड या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक रेड वेयर, ये तीनों मृदभांड तीनों में कॉमन है, यानी तीनों पीरियड में ये मिले हुए थे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो चित्रित धूसर मृदभांड, तो अभी हमने बताया चित्रित धूसर मृदभांड वैदिक काल में मिलता था। आपको पता होगा वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है। 1500 600 ईसा पूर्व तक है, तो इसमें से भी 1000 से 1500 से 1000 तक ऋग्वैदिक पीरियड एंड 1000 से 600 ईसा पूर्व तक आपका उत्तर वैदिक काल यानी पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड कहा जाता है। जो पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड था, इसी में ही बहुत सारे ग्रंथों की रचना मानी जाती है। जैसे यहाँ पाया महाभारत, तो महाभारत जैसे ऐसे ही बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई थी इस पीरियड में। जैसे हुआ था आपका ऋग्वेद तो ऋग्वैदिक पीरियड में हो गया था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो हम इसलिए क्योंकि तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो महाभारत में वर्णित स्थलों की पहचान निम्नलिखित में से कौन से पीरियड से की जाती है, तो चित्रित धूसर मृदभांड या भांड से की जाती है। ओके अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पीय स्थल से संबंध नहीं रखता है, तो ये कौन सा है, सरायखोला। आपको अगर याद होगा सरायखोला इससे पहले क्वेश्चन में आ चुका है, एक पहले पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, सरायखोला कौन सी जगह पर है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इससे संबंधित हमें कभी ऐसा, अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हमें ऐसा कभी नहीं लगेगा कि पेपर देखे कि ये कोई चीज मुझे कभी मैंने सुना ही नहीं है। सरायखोला आपको पता है ये पाकिस्तान में है, और एक स्थल क्या है, परिपक्व हड़प्पीय स्थल से संबंध नहीं रखता है ये है। तो ये लखमीरवाला, धलेवान, सुरकोतड़ा, ये क्या है, परिपक्व हड़प्पी स्थल से संबंध रखते हैं, केवल सरायकोला को छोड़ के। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वर्तमान में राजा अशोक की खंडित उद्भिद प्रतिमा कहाँ से मिली है। मैं बता दूं ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुकी है, अभी तक आपको पता चल रहा होगा बहुत क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। तो ये कहाँ से मिला है, ये है कर्नाटक के कनगनहल्ली से। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये ध्यान रखें, कर्नाटक के कनगनहल्ली से। सातवां क्वेश्चन क्या कहते हैं, बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है। तो आप समझ रहे होंगे बुद्ध के समकालीन, बुद्ध के समय में जो धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में मिलता है, वो कौन है, ब्रह्मजात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का संग्रह ग्रंथ नहीं है। कौन कौन से हैं, इत्तु तोके, पत्तु पातु, तिरुकुराल, अहिनानुर। तो मैं एक बार बता दूं, संगम साहित्य से रिलेटेड जितने भी साहित्य हैं उनको आप रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं इनसे संबंधित। तो मैं आपको बताती हूँ, इत्तु तोके और ये जो कह रहा है ये इत्तु तोके, पत्तु पातु, तिरुवल्लुर और अहिनानुर, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो याद रखिएगा। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, तिरुकुराल। तिरुकुराल यह एक क्या है, संगम साहित्य का बाइबल कहा जाता है इसको। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। ये हमें यहाँ पे इतिहासकार दिए गए हैं और ये उनसे संबंधित चीजें हैं। अल्बरूनी, मेगास्थनीज, फैक्सियान, जुआनजा। तो मैं बता दूं अल्बरूनी का संबंध सचाऊ से है, यस। और मेगास्थनीज का संबंध आपका ये मैक्रीडन इससे है। फैक्सियान का संबंध आपका लेगे से है, और जुआनजांग का संबंध आपका बील से है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर हमें 10 की ओर आते हैं। नीचे दिए गए सब एक कथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया है। तो कथन क्या कहता है, 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना का उदय और पूर्ण विकास देखा गया। कारण क्या कहता है, इस नई व्यवस्था को सामंतवाद के रूप में वर्णित करने में सभी इतिहासकार एकमत हैं। तो आपको मैं ऑप्शन आंसर बता दूं, ए तो सही है लेकिन आर गलत है, राइट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर आते हैं। यहाँ पे आपके लेखक हैं और ये उनके रचना है। तो अशोक घोष, भास, विशाखा दत्त और हेमचंद्र, ये सारे बहुत ही फेमस राइटर्स हैं। और मैं बता दूं इनकी जो भी रचनाएं भी हैं ये, और ये सारे बहुत फेमस हैं। तो बता दूं मैं, अश्वघोष घोष की रचना कौन सी थी? अश्वघोष घोष की रचना थी आपकी बुद्धचरित। अश्वघोष की रचना बुद्धचरित, जो कि उन्होंने कनिष्क के काल में लिखी थी। उसके बाद आता है तुम्हारा भास। भास ने बालचरित लिखी थी। बालचरित लिखी थी, ये गुप्त काल में लिखा था उन्होंने। विशाखा दत्त, इनकी बहुत फेमस है मुद्रा राक्षस, ये मुद्रा राक्षस है। ये लिखा था उन्होंने मुद्रा राक्षस की, ये भी गुप्त काल में लिखा था। हेमचंद्र ने लिखा था कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित ये गुजरात के चालुक्य वंश के सोलंकी शासक थे, उनके टाइम पीरियड में लिखा था। तो इसके अनुसार आपका आंसर कौन सा है? यस, 4, 3। तो इसका आंसर है यस, आंसर नंबर बी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद कब प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर है 1915 में। आपको बता दूं कि जब पहली बार 1785 में गीता का, या बोलते हैं अंग्रेजी अनुवाद हुआ था। ये पहली भारतीय कोई पुस्तक थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। ये किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। निम्नलिखित नंद राजाओं को तिथि क्रम के अनुसार लिखें और निम्नकूट में से सही उत्तर चुनें। ओके, तो मैं आपको बता दूं, हाँ, जो नंद राजा हैं कौन कौन से हैं ये? गोविशंक, पंडुक, उग्रसेन, धन। तो ये दो तो आपने सुने होंगे हमेशा। उग्रसेन जो किसकी दूसरा नाम था? महापद्मानंद का। महापद्मानंद कौन था? नंदवंश का संस्थापक था महापद्मानंद, उसको उग्रसेन कहा जाता था। तो ये तो डेफिनेटली फर्स्ट प्लेस पर आएगा क्योंकि यही सबसे पहला राजा था। और आपको पता होगा घनानंद था, जिसको धननंद या घननंद भी कहा जाता था, वो अंतिम नंद शासक था। तो ये तो चौथे ऑप्शन पे आएगा, ये भी आप याद रख लीजिए। अभी जो दो हैं गोविशंक और पांडु के, इन दोनों के बीच के राजा थे। तो मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ सारे नंद राजाओं के। ये टोटल 9 राजा थे। उनमें से पहले राजा हुए थे आपके उग्रसेन या महापद्मानंद, आपको पता है वही संस्थापक थे। उसके बाद आए पांडुक, उसके बाद पांडुगति, फिर भूतपाल, फिर राष्ट्रपाल, फिर गोविशाणक या गोविशंक। जो गोविशंक ये है, तो तीसरे नंबर पे ये आएंगे। उसके बाद आते हैं आपके दास सिद्धक, फिर आते हैं कैवर्तन, फिर आते हैं घननंद। तो मैं आपको ये, यस, ये पांडुक नहीं है। यस, पांडुक आपके पहले आ गए थे, उसके बाद घनानंद के बाद ही थे। तो ये सेकंड प्लेस पे आएंगे और गोविशंक थर्ड प्लेस पे आएंगे। तो इसके अनुसार आपका आंसर बैठ रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी। यस, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। 14 क्वेश्चन। पहला है कुमार गुप्त के काल में हूण आक्रमण हुआ। ओके। दूसरा कहता है कि प्रथम हूण शासक तोरमान पश्चिम भारत और एरल के आसपास का मध्य भारत जीतने में सफल रहा। सी कहता है तोरमान ने जैन धर्म अपनाया था। डी कहते हैं मिहिर कुल श्रीलंका जीतने में सफल रहा। ये जब आपने क्वेश्चन जब इसका आंसर की आई थी तो आपने देखा होगा उन्होंने ऑप्शन दिए थे सारे, A, C, D को इन्होंने
इसका आंसर दिया था, यानी गलत कथन कौन से हो गए, ए, सी एंड डी गलत कथन है। तो गलत कथन का चयन कीजिए। तो ए, सी, डी ये गलत कथन है, तो ये बी सही कथन है। तो इन्होंने पता नहीं क्या किया, आई थिंक क्वेश्चन इन्होंने डिलीट कर दिया था या फिर जो भी था, तो उन्होंने ए, सी, डी इसका आंसर दिया था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 क्या कहता है, निम्न नामों को तिथि क्रमानुसार क्रम में लगाते हुए नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यशोमती, पुष्यभूति, नरवर्धन और राजश्री। तो आपको मैं बता दूं, पुष्यभूति कौन थे, वर्धन वंश के संस्थापक थे। पुष्यभूति और पुष्यभूति वर्धन, तो ये यही पुष्यभूति वर्धन हो गए, ये पहले स्थान पे आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो भी है वो इन दोनों में से होगा, क्योंकि वो पहले स्थान पे है। राजश्री तो इनकी बेटी थी। पुष्यभूति के क्या क्या थे, 3 बच्चे थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। तो राजश्री तो ये चौथे स्थान पर आएगी। ये यशोमती और नरवर्धन थे। तो नरवर्धन आपके दूसरे स्थान पे आते हैं और यशोमती आपके तीसरे स्थान पे आते हैं, राजश्री आपके चौथे स्थान पर आते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। पल्लव वंश, सोम वंश, चालुक्य वंश और चोल वंश। तो ये मंदिर दिए गए हैं, इसका निर्माण किसने कराया था। तो यहाँ देखते हैं, तो लिंगराज मंदिर का निर्माण तो सोम वंश ने कराया था। वेद नारायण मंदिर का निर्माण आपका चोल वंश ने कराया था। मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण आपका पल्लवों ने कराया था और लाड खां मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश ने कराया। तो इसके अनुसार आपका सही आंसर है आंसर नंबर ए। यस, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17वां कहता है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में संस्थापक हैं और सूची 2 में क्या है, मत है। कुछ मत मतलब किसी ने कुछ कह दिया, वो उनके मत हो जाते, बड़े लोग कुछ कह देते हैं, वो मत बन जाता था। तो जैसे इसमें है राजपूतों की क्षत्रिय उत्पत्ति, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति, अग्निकुंड से राजपूत उत्पत्ति, राजपूतों की पूर्ण उत्पत्ति। तो इतिहासकारों में कभी जैसे बहुत सारी चीजों में एक ही मुद्दे पर बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे इतिहासकार हैं, उन्होंने क्षत्रियों की उत्पत्ति, जैसे होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, तो इनमें से जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों की उत्पत्ति के अलग अलग मत दिए हैं। तो राजपूतों की क्षत्रिय उत्पत्ति, इसका जो कथन है ये दिया था आपका गौरी शंकर ओझा ने दिया था ये। और राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति, इसका दिया था कर्नल टार्ड ने दिया था। और अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति, ये तो दिया था आपका चंद्रबरदाई ने, ये आपने पढ़ा होगा। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज राशो में लिखे हैं उन्होंने, जो कि पृथ्वीराज चौहान के वो थे। उसके बाद आते हैं राजपूतों की पूर्ण उत्पत्ति, ये भंडारकर साहब कहते हैं। तो इसके अनुसार आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 18वां कहता है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा था कुतुबुद्दीन ऐबक का, रुकनुद्दीन फिरोज का, बलबन का और नासिरुद्दीन मोहम्मद का। तो आंसर है नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो इसके पीछे की स्टोरी मैं बता देती हूँ आपको। सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा था, तुर्क सुल्तानों द्वारा भारत में निर्मित पहला मकबरा था। तो इसका निर्माण किसने कराया था, इल्तुतमिश ने, क्योंकि जो नासिरुद्दीन महमूद था वो इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र था। वो 1231 में मर जाता है। वो मंगोलों से लड़ते हुए मरा था और इसकी याद में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र का क्या बनाया, मकबरा बनाया। तो पर्सी ब्राउन है, एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा था सुल्तानगढ़ी का शाब्दिक अर्थ गुफा का सुल्तान होता है, ये ऐसा कहा था इन्होंने। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, अगर आपको थोड़ा याद आ रहा है तो पता होगा आपका, जैसे ही इल्तुतमिश का जो बड़ा पुत्र है नासिरुद्दीन महमूद, ये मंगोलों से लड़ते हुए मर गया अल्पकाल में ही। ऐसी बलबन का भी जो ज्येष्ठ पुत्र था वो भी अल्पकाल में ही मंगोलों से लड़ते हुए मर गया था। तो ये इन दोनों में समानता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं अब, सूफी शब्दावली और अर्थ। सूफी शब्द हैं और उनके क्या क्या अर्थ होंगे, हम इसके बारे में बात करते हैं। एक तो है फुतूह, खानका, बरकत, मलफूज। फुतूह का अर्थ होता है बिन मांगा दान।
खानका का अर्थ होता है सूफी खानका। बरकत का अर्थ होता है एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। और मलफूज का अर्थ होता है सूफी संत का वार्तालाप। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 20 के कहते हैं वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था। यस, वली और इसके अमीर के पद को मोहम्मद तुगलक ने अलग किया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, दिल्ली राज्य की धुरी गेहूं एवं जौ पर निर्भर करती है, जबकि गुजरात सल्तनत की नींव मूंगों और मोतियों पर आधारित है, क्योंकि वहां के सुल्तान के नियंत्रण में 84 बंदरगाह हैं। मीरात ए सिकंदरी के लेखक के अनुसार यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई। तो यह टिप्पणी की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची ए में है सिक्कों के नाम है, दूसरा है राज्य जहाँ से ये सिक्के प्रचलित हुए थे। तो महमूदी, रुपया, पगोड़ा, टंका। तो आपको याद होगा राजा महाराजा क्या करते थे, अपने अपने नाम के सिक्के ढालते थे, सिक्के चलाते थे। तो महमूदी सिक्का जो था ये चलाया था गुजरात सल्तनत में, यहाँ प्रचलित था। रुपया आपको पता होगा सूर राज्य में, तो बहुत फेमस है, जो भी तक रुपया चलता है शेरशाह सूरी के समय में। पगोड़ा चलता था आपका साउथ में, कहाँ, विजयनगर में। उसके बाद टंका, ये तो आपको पता होगा हमेशा आता है, चांदी का टंका, तांबे का जीतल, ये दिल्ली सल्तनत में था। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर नंबर सी सही है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, सुल्तान जैनुल आबदीन ने अपने दरबार में सैयदों को कभी भी तानाशाही शक्तियां हथियाने की इजाजत न दी। पहले बता दो, सुल्तान जैनुल आबदीन ये कश्मीर के राजा थे, ये सही है। तो वक्तव्य सही नहीं है कह रहे हैं जो क्वेश्चन वाले, तो ये तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो बी कहता है वह अपने को अमीरुल मोमिनीन कहता था, ये भी सही है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। उसने कृषि उत्पादन एवं विस्तार में अत्यधिक रुचि ली, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी कहता है कि उसने शेखुल इस्लाम के पद को समाप्त कर दिया, और ये आंसर सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। तो 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन है यहाँ भी। ऑप्शन नंबर है, लाल सागर मार्ग द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले यूरोपवासी पुर्तगाली थे, गलत। क्योंकि आपको पता होगा पुर्तगाली आए थे जरूर भारत में पहले, जितने भी यूरोपीय थे, लेकिन वो लाल सागर के रास्ते या फारस की खाड़ी के रास्ते वो नहीं आए थे। वो वास्को डी गामा कहाँ से आया था, नीचे आपको पता होगा हिंद महासागर के नीचे से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे निचले पॉइंट यानी केप ऑफ गुड होप कहा जाता है जिसको, वहां से होते हुए आए थे वो। और इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यानी कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है। और ऑप्शन में बता दो, वैसे यूरोप के बाजारों में भारतीय मसालों को बेचकर पुर्तगालियों ने बहुत लाभ प्राप्त किया था, सही है। कहा जाता है वास्को डी गामा जब भारत से मसाले सामान लेके जाता था, तो उसका यात्रा खर्चा सारा घटा, कम खर्च, मतलब उसको लेस करने के बाद वो 60% मुनाफा कमाता था, बहुत बड़ा अमाउंट है। ऑप्शन नंबर सी कहता है पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में अनेक तटीय स्थानों को अधिकृत कर वहां पर अनेक दुर्गों का निर्माण किया, ये भी सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी कहता है पुर्तगालियों द्वारा यह उद्घोषणा की गई कि अन्य व्यापारी बिना उनकी अनुमति के अपने जहाज हिंद महासागर में नहीं ला सकते, ये भी सही है। ये बहुत वहां पे अपना रुतबा जमाने लग गए थे, तो इसका आंसर है ये वाला ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर आते हैं 25 में। 25 के विजयनगर राज्य ने आद्य आनुवंशिकता को प्रदर्शित किया, इस विचार से को किसने अभिव्यक्ति किया। तो यहाँ पे है 4 ऑप्शन है, इसका आंसर है बर्नस्टीन, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सूची 2 है, दोनों को सम्मिलित करना है। सूची 1 में विदेशी यात्री है, सूची बी में शासक है। विदेशी यात्री और यहाँ पे शासक, इन शासकों के समय कौन सा इसमें से आया था। आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, ये रिपीट हो चुका है, तो इससे रिलेटेड जितने भी आए थे यात्री, ज़्यादा नहीं है, 10 मतलब ज़्यादा 8-10 होंगे, इनको आप रख लीजिए,
ये हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो हम आपको बता देते हैं। अब्दुल रज्जाक जो था, अब्दुल रज्जाक ये फारस का राजदूत था। इसने विजयनगर साम्राज्य में आया था। ये किसके टाइम पे आया था? देवराय द्वितीय के समय में आया था ये। तो देवराय द्वितीय तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम इब्न बतूता। इब्न बतूता तो बहुत फेमस है, सब जानते हैं। इब्न बतूता कौन था? मोरक्को यानी अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था ये 1333 में भारत आया और ये दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और 1342 में इसने फिर तुगलक ने इसको इब्न बतूता को 1342 में कहाँ भेजा था? चीन भेजा था अपना राजदूत बनाकर। और इब्न बतूता की जो यात्रा वृत्तांत है पुस्तक, उसका नाम रहेला है। इसने तुगलक के समय के बहुत सारे घटनाओं का वर्णन किया। आपको बता दूं ये क्वेश्चन अलग से भी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद आता है तो इब्न बतूता किसके समय आया था? तुगलक के समय था। उसके बाद सिदी अली रईस। सिदी अली रईस ये था क्या? ये हिंद महासागर में ऑटोमन साम्राज्य का नौसेना का कमांडर था। ऑटोमन साम्राज्य आपको पता होगा, इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी, पढ़ना देखना, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी आपको ये। इसे गोवा में पुर्तगालियों के विरुद्ध अनेक अभियान किए थे इसने। ये 1554 के आसपास आया था भारत में। भारत से कुस्तुनतुनिया लौटने के विषय में आपने प्रसिद्ध पुस्तक, उसकी जो है पुस्तक कुस्तुनतुनिया, इसका नया नाम इस्तांबुल है जो अभी, उसी का नाम कुस्तुनतुनिया है। मिरातुल में मालिक इसकी पुस्तक का नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं मिरर ऑफ कंट्रीज मिलता है इसकी। तो ये आया था भारत में 1554। ये किसका पीरियड था 1554 के आसपास? ये था अकबर का टाइम पीरियड था। उसके बाद आते हैं हम विलियम फिंच। यस, ये तो जहांगीर के समय में भारत आया था विलियम फिंच। एक ये अंग्रेजी व्यापारी था। ये 1608 में भारत आया और 1612 तक यहीं रहा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यस, तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो मुगल काल में जजिया कर से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला कहता है अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। करेक्ट। अकबर ने 1575 में जजिया कर पुनः लागू कर दिया था। ये भी करेक्ट। अकबर ने 1500 एक्चुअली मुझे 79 और 89 में हिंदी में पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूज होता है, मैं बता देती हूँ। अकबर ने 1579-80 में जजिया को पुनः समाप्त कर दिया। करेक्ट, बहुत कंफ्यूज था। और फिर आता है चौथा ऑप्शन है औरंगजेब ने 1679 में जजिया को पुनः आरंभ किया था। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में से सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अकबर द्वारा उड़ीसा की विजय, उड़ीसा की विजय की थी 1592 में की गई थी। 1592 में की थी इसने। यस, कितना बुरा लिख रही हूँ ना मैं ये, सॉरी। दाग प्रथा की शुरुआत कब की थी उसने? 74 में। 15 आप ध्यान रखना, मैं सीधे उसके बाद के लिख रही हूँ। 1574 में की थी। 12 सूबों का सृजन उसने 1582 में किया था। उसके बाद आता है तुम्हारा कौन सा है? द्वैत पदों की शुरुआत, जात और सवार, इसकी शुरुआत की थी उसने 1595 में। यस, तो अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा ऑप्शन सही बैठता है? सबसे पहले 74 वाला, फिर 82 वाला, फिर 99, 2 3 1 4। यस, ऑप्शन नंबर सी। 29वां क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से किन चित्रकारों के बारे में जहांगीर की मान्यता थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था? यस, मुगल चित्रकारों के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अबुल हसन और उस्ताद मंसूर थे, ये भी थे उनके, लेकिन इन दोनों के बारे में कहा, ये बहुत अव्वल दर्जे के चित्रकार थे, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर बी सही है। बता दूं, अबुल हसन जो था वो व्यंग्यात्मक पेंटिंग करते थे, और जबकि उस्ताद मंसूर थे पशु पक्षी पुष्प इन चीज़ों की पेंटिंग करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों द्वारा
आक्रमण किया गया? तो है ऑप्शन कौन सा है, दिमसा, मैती, अहोम और कूच। तो आपको बता दूं कि जो नॉर्थ ईस्ट है यानी उत्तर पूर्वी जो भारत है, वहाँ पर औरंगजेब ने क्या था उसके समय, औरंगजेब के समय ही वहाँ पे ये अहोम और कूच पर क्या किया गया था, उसके औरंगजेब के जो एक सूबेदार थे मीर जुमला, उसके द्वारा आक्रमण किया गया था 1662 में। और फिर उसके बाद ये 62 में क्या हुआ, औरंगजेब के अधीन आ गए अहोम और कूच। लेकिन जब 1681 में औरंगजेब दक्षिण अभियान पे गया तो ये अहोम और कूच दोनों स्वतंत्र हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है एक सूची एक सूची दो को सुमेलित कीजिए। सूची एक है गुलशन सूची ए में पुस्तक है, सूची दो में लेखक है, और यहाँ पे बहुत सारे 4 किताबें दी गई है और उनके राइटर कौन कौन से हैं तो गुलशन ए इब्राहिमी, इसके लेखक हैं आपके मोहम्मद कासिम फरिश्ता। यस, बसातीन उस सलातीन, इसके लेखक हैं गुलाम मुर्तज़ा। उसके बाद आते हैं ऑप्शन सी है फुतहात ए आदिल शाही, इसके लेखक हैं फुजनी अस्तराबादी, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर डी के कहते हैं नुस्खा ए दिलकुशा, इसका है भीमसेन। तो अकॉर्डिंग टू विच हमारे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, सूची एक सूची दो को सम्मिलित कीजिए, एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ लेखक है। तो या पुस्तक कौन कौन से, अर्ली मुगल्स पेंटिंग, बता दो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अर्ली मुगल्स पेंटिंग, दूसरा है अ हिस्ट्री ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी है मुगल पेंटर्स एंड देयर वर्क्स, डी है मुगल आर्किटेक्चर एंड आउटलाइन ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट 1526 टू 1858। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ इसका। अर्ली मुगल पेंटिंग जो है वो लिखा था आपके मिलो क्लीवलैंड बीच ने लिखा था, तो इसका आंसर है तीसरा वाला। दूसरा है अ हिस्ट्री ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर, इसका आंसर है आरनाथ, यानी इसका चौथा है इसका आंसर। उसके बाद आता है ये है मुगल पेंटर्स एंड देयर वर्क्स, तो ये लिखा था आपका सोम प्रकाश वर्मा ने लिखा था। उसके बाद आता है आपका मुगल आर्किटेक्चर एंड आउटलाइन ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, ये लिखा था आपका एब्बा कोच ने लिखा था, यानी दूसरा। तो कौन सा आता है हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर, मैच करते हैं तो इसका आंसर आता है आपका पहला वाला, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कथन है दूसरा कारण है, आपको पता होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कथन कहते हैं मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण कहते हैं आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जा गया है के शौकीन थे। तो ये कहते हैं, ये तो सही है, पुस्तकों का फारसी में अनुवाद भी हुआ, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं कथन और कारण। कथन कहता है शाहजहां के शासन काल में संगीत एवं नृत्य कलाएं अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। कारण कहता है यह वह कलाओं एवं साहित्य का संरक्षक था, बिल्कुल भी नहीं। ये नृत्य कलाएं चरम सीमा पर बिल्कुल नहीं पहुंची थी शाहजहां के समय पे, लेकिन वो कलाओं और साहित्य का संरक्षक था, ये जरूर है। तो इसका ए असत्य और आर सत्य, कौन सा ऑप्शन होगा, ए या ऑप्शन नंबर डी, ए असत्य किंतु आर सत्य। 35वां क्वेश्चन कहता है 17वीं शताब्दी में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य राष्ट्र राज्य नहीं था, ये जर्मनी राष्ट्र राज्य नहीं था, जर्मनी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, एक कथन दिया गया है, एक को कारण कहते हैं। कथन कहता है 1793 में बंगाल में लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त को मूलभूत बात भी सदैव के लिए की मूलभूत बात क्या थी, सदैव के लिए कर निर्धारण करना था। जो 1793 में कॉर्नवालिस ने जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लगाया था,
उसका रीजन या कारण कहता है कार्नवालिस का विश्वास था कि जमींदार अपनी भूमि का विकास करेंगे। ये है ऑप्शन नंबर सत्य है परंतु यस ये है, बट ये पूरी तरह अच्छे से ये सफल नहीं हो पाया कार्नवालिस। और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं, कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? यस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैं बता दूं, इसका जो फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति था चार्ल्स आयर था, लेकिन इसके पीछे की जो एक स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1698 में जो बंगाल में 3 गांव कौन कौन से थे वो सूतानाती, कोलिकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी थी, जो 1200 रुपये में मुगलों से प्राप्त कर ली। मात्र 1200 रुपये में 3 गांवों की जमींदारी। और उसके बाद में क्या किया उन्होंने, वहीं पे फोर्ट विलियम की स्थापना की उन्होंने। और फोर्ट विलियम, इसका जो प्रथम सभापति था चार्ल्स आयर था, ये तो आपको बता ही चुके हैं। और जो ये फोर्ट जो अब जो है फोर्ट विलियम जो है वो वही अब कलकत्ता है, वही कलकत्ता नगर है, जिसकी नींव किसने रखी थी? जॉर्ज चारनाक ने रखी थी। तो ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो था कि जो कोलकाता है उसकी नींव किसने रखी, वो है उसका आंसर है जॉर्ज चारनाक। जबकि दूसरा क्वेश्चन है कलकत्ता के में जो फोर्ट विलियम था उसका पहला सभापति या पहला प्रेसिडेंट कौन था? चार्ल्स आयर। ओके तो क्वेश्चन नंबर हम 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 क्या कहता है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। पहले मैं बता दूं, ये क्वेश्चन डिलीटेड क्वेश्चन है। डिलीटेड क्वेश्चन मतलब जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, कोई आगे पीछे होता है, तो या कोई दिक्कत होती है ऑप्शन की, मतलब सही नहीं होता है क्वेश्चन या उसमें कोई चीज़ दिक्कत करती है, तो एजेंसी क्या करती है, इसको उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर देती है और उसके बदले सारे स्टूडेंट को एक एक उस पे मार्क्स दे दिया जाता है, यानी 2 मार्क्स दे दिए होंगे। तो मैं बता दूं, इंडियन मिरर जो है इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, वो केशव चंद्र सेन ने लिखी थी। ट्रिब्यून ट्रिब्यून लिखी थी आपके सर दयाल सिंह मजीठिया ने लिखी थी। उसके बाद मॉडर्न रिव्यू है, मॉडर्न रिव्यू आपका रामानंद चटर्जी की है। और इंडिपेंडेंट है आपका मोतीलाल नेहरू की। तो यहाँ ऑप्शन कोई भी नहीं है, इसलिए एजेंसी ने ये क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया था, लेकिन आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। करेक्ट। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 कहते सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। इसमें क्या दिया है, इसमें लोग हैं बड़े बड़े, और ये क्या है सूरत, ये कांग्रेस के अधिवेशन है, इनकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने कब की थी? तो मैं आपको बता दूं, इसमें दिया गया है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी, बता दूं। महात्मा गांधी ने मात्र एक बार, केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वो भी उन्होंने कौन से वाले की थी? बेलगांव की थी, अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। बेलगांव अधिवेशन 1924 इसकी अध्यक्षता की थी उन्होंने। उसके बाद आता है आपका, इतने बड़े बड़े में लिखा जा रहा है मुझसे, रास बिहारी बोस ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1907, जो कि बहुत फेमस रहा। गरमदल नरमदल 2 भागों में टूट गया था ये। उसके बाद सूरत में हुआ था ये। उसके बाद तीसरा आते हैं दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू जी का भी पूछा जाता है हमेशा। 3 बार बने थे दादा भाई नेहरू जी। पहली बार 86 में बने थे कलकत्ता के अधिवेशन में, 1886 में, यानी वेरी नेक्स्ट ईयर ऑफ 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 86 में ये उसके अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो है, नहीं सॉरी, ऑप्शन डी क्या कहता है? जवाहरलाल नेहरू। यस, जवाहरलाल नेहरू 1929 के अकॉर्डिंग टू इस 1929 के लाहौर अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा बैठ रहा है? यस इसका आंसर बैठ रहा है ऑप्शन नंबर बी। यस, तो मैंने कितना बुरा लिखा ना, सॉरी गाइस, मुझे ऐसे ही आता है, मतलब मुझसे मेरा हाथ साफ नहीं है इसे लिखने में। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। ये है वीडी सावर, ये बहुत सारे लोग हैं, ये उनसे संबंधित चीजें हैं, कोई पार्टी है, कोई बुक है, कोई संस्था है, कुछ है। तो ये कहती है वीडी सावरकर ने क्या किया था? वीडी सावरकर ने क्या किया था? वीडी सावरकर ने किया था अभिनव भारत। लाला हरदयाल ने क्या किया था? गदर पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में।
ये 1913 में हुआ था। भारतीय लोगों ने क्या किया था, लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में एक गदर पार्टी की स्थापना की थी। इस संगठन ने फिर क्या किया, एक युगांतर नामक प्रेस की स्थापना की। ये 1913 में ही गदर नामक साप्ताहिक भी निकाला उन्होंने, साप्ताहिक मतलब पत्रिका होती थी वो निकाला उन्होंने। फिर उसके बाद आते हैं तारकनाथ ने क्या किया था, यस, तारकनाथ ने फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र निकाला था। सॉरी, एक मिनट, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है, यस, सॉरी नहीं हो रहा है वो, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। यस, तो मैं यहाँ पे बता दूँ फ्री हिंदुस्तान के, ठीक है। उसके बाद आता है मदन लाल ढींगरा, करजन वली की उन्होंने हत्या कर दी थी, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है। उसके बाद आता है आपका ये क्या, मदन लाल ढींगरा कौन थे, लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी, इंडिया हाउस, 1905 में, और ये इसी के सदस्य थे। इन्होंने करजन वेले की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर कौन सा सही बैठता है, ऑप्शन नंबर डी, यस। उसके बाद 41वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से जिले मद्रास प्रेसिडेंसी में उत्तरी सरकार के थे, कौन कौन से थे, मैं आपको सीधे बता देती हूँ, आंसर बता देती हूँ, आंसर नंबर सी है इसका आंसर, मुस्तफानगर, एलोरा, राजमुंद्री और चिकागो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आते हैं, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था। ये क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने से पहले मैं बताती हूँ, ये क्वेश्चन डिलीटेड था, ये क्वेश्चन एजेंसी ने जब एग्जाम हुआ था उसके बाद डिलीट किया था। इस पेपर में लगभग 3 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, एक तो मैं पहले बता चुकी हूँ, एक ये है, एक और है इस पेपर में डिलीट हुआ था। मैं बता देती हूँ आपको, वैसे ये क्वेश्चन डिलीटेड था तो इसका मार्क्स मिल गया होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसका उद्देश्य क्या था, कब आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इसका जो उद्देश्य था कि युद्ध के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 1939 से 44 तक चला था, उस बीच अंग्रेजों ने बहुत वो किए, जोड़ तोड़ की अपने को जिताने के लिए। उन्होंने क्या किया, प्रस्ताव रखा कि भारत में युद्ध के बाद ऐसे भारतीय संघ का निर्माण करने का प्रयत्न किया जाएगा, कहा था एक्चुअली उन्होंने, जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा, उसे राष्ट्रकुल से भी अलग होने का अधिकार होगा। पूर्ण उपनिवेश, स्वतंत्र नहीं, उपनिवेश। और दूसरा क्या कहा उन्होंने, संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा, और जो भारत के संविधान का निर्माण करेगी। और इसमें क्या किया उन्होंने, संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा था। उसके बाद हम ये तो हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये किसकी थी, इसके लेखक कौन थे, इसके थे एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया इसके लेखक थे। मैं आपको इसके बारे में स्टोरी है बता देती हूँ, स्टोरी के मतलब फैक्ट है वो बता देती हूँ। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ तो वैसे 51 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ हुआ, लेकिन इससे पहले भी भारत में क्या बोलते हैं, एम विश्वेश्वरैया ने 1936 में क्या किया था, उन्होंने एक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, तो इसी से संबंधित है ये। इसमें इन्होंने क्या किया था, 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आते हैं, उसमें कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। कथन क्या कहते हैं, अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को आरंभ किया, करेक्ट। वे भारतीयों को मनोवैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय प्रगति के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। तो इसका होगा आंसर ए सही और आर असत्य। ए नो, एक्चुअली ये क्वेश्चन डिलीटेड क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है, तो इन्होंने क्या बोलते हैं, डिलीट कर दिया था। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, जैसे कि एक क्वेश्चन पहले भी डिलीट हो चुका था, तो वैसे ये था कि हाँ आपको बता दें कि ये तो सही था लेकिन ये गलत था, और ये ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं बैठ रहा है 44 में। तो 45वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार
व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको बता दें, इससे पिछले मई जून में ही आया था, इसके बाद जून 2012 में ही आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम सिख युद्ध या अंग्रेज सिख युद्ध। मैं बता दूं, जो ये वाला अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था तो 1803 और 1806 के मध्य हुआ था। मैं लिखूंगी तो बहुत दिन, पूरा दिन लगाऊंगी और समझ में भी नहीं आएगा। मैं पहला लिख देती हूँ, 1803 से 1806 के बीच हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1790 से लेकर 1792 तक हुआ था। और जो है ये है द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, ये हुआ था 1749 में स्टार्ट हुआ था और 54 तक चला था ये। उसके बाद आता है प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध हुआ था 1845 में। 45 वैसे 45 से 46 के बीच हुआ था, 45 ये। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ मैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले कौन सा आएगा, 17 वाले पे जाएंगे तो इसका ऑप्शन है पहले ये आएगा 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4। 3, 2, 1, 4, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 में। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है। ये संथाल मुंडाई जनजातीय विद्या, ये कुछ जनजातीय आंदोलन ये जरूर कीजिए और एक कृषक आंदोलन ये जरूर कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इसमें पहला है मुंडा विद्रोह, दूसरा है संथाल विद्रोह, तीसरा है मोपला विद्रोह, चौथा है डेक्कन विद्रोह। तो मैं बता दूं, जो मुंडा विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1899 से, सॉरी मैंने पूरा उसको भी ओवरलैप कर दिया, 1899 से स्टार्ट हुआ था ये, 1899 और पूरा लिख रही हूँ। और ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। जो संथाल है ये 1855 में स्टार्ट हुआ था संथाल विद्रोह, ये सिद्धू और कानू के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद आता है आपका मोपला विद्रोह, ये आपका केरला के टाइम साइड हुआ था 1920-1921 में। और फिर आता है आपका 20-21 में था डेक्कन हुआ था आपका 1874 में, 1874 में हुआ था, 1874 में हुआ था, 1874-75 में हुआ था। इसका जो नेतृत्व करता है इसके बारे में पता नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर सही बैठता है? यस, डी वाला। ओके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। गौर रक्षणी सभा, राष्ट्र गुफ्तार, साधारण ब्रह्म समाज और प्रबुद्ध भारत। या गौर रक्षणी सभा जो थी वो दयानंद सरस्वती ने की थी। उसके बाद है राष्ट्र गुफ्तार, राष्ट्र गुफ्तार ये थी आपका JB वाचा। साधारण ब्रह्म समाज इसकी थी शिवनाथ शास्त्री ने और प्रबुद्ध भारत विवेकानंद ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यस सी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 है क्रिप्स मिशन, आपको बता ही चुके हैं क्रिप्स मिशन कब आया था। ये आया था, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में आया था। और गांधी इरविन पैक्ट या समझौता 1931 में आया था ये, 1931 में आया था। उसके बाद आता है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1928, यस। उसके बाद आता है आपका भारत विभाजन, ये तो सबको पता है, 1947। तो अकॉर्डिंग टू विच आपका कौन सा सही बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर रेडी या 1900 आप 1900 कितने से नए नए जो कमीशन आए थे, तो ये 19 के बाद, तो वो आप लोगों को याद रखना चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमेशा कि ये ज़्यादा बड़े नहीं आते, कब आया था, कैसे आया था, इनको सीक्वेंस में लगाने को आया जैसे सेम ऐसे ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? रॉलेट एक्ट, बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया था इसको, काला कानून कहा गया था इसको, महात्मा गांधी ने कहा था। ये कब आया था? रॉलेट एक्ट 1919 के रॉलेट एक्ट। इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है ये, और भारत शासन अधिनियम 1919 इसके अकॉर्डिंग ये था। उसके बाद इसको काला कानून कहा जाता है। उसका 50वां क्वेश्चन क्या कहता है, असाधारण मंदी की शुरुआत का संबंध
वॉल स्ट्रीट में कीमतों की का गिरना इससे संबंधित है। थैंक यू दोस्तों। होप आप लोग को पसंद आया होगा, और ऐसे ही आप डेली एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, उसको रट दीजिए, घोल के पी जाइए। डेफिनेटली आप नेट जेआरएफ क्रैक करेंगे। ऑल द बेस्ट।